राजस्थान के जीके में हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, राजस्थान का इतिहास। सबसे पहली बात है, हमारा यहां जो सब्जेक्ट है वो है राजस्थान का इतिहास। और इतिहास को पढ़ने से पहले हमें इस शब्द के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इतिहास शब्द है क्या, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब ये समझ लेंगे तो नेचुरल सी बात है, आगे चीजें हमें बड़ी इजी गोइंग समझ में आएंगी। तो देखो, इतिहास आपसे पूछा जाए कि भाई इतिहास होता क्या है, तो देखो इतिहास जो है यहां दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है इति और दूसरा शब्द है हास। ठीक है, इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है इति और दूसरा क्या है, हास। इति का मतलब होता है अतीत और हास का तात्पर्य होता है हासित होना। हासित होना या इसी को हम बोल देते हैं घटित होना। घटित होना, हासित होना या घटित होना। कब? अतीत में। अतीत का मतलब पूर्व में, पूर्व में या बीते हुए समय में। अतीत में हासित होना या घटित होना। अतीत में घटित होने वाली घटनाएं, अतीत में घटित होने वाली घटनाएं। हम जानते हैं प्रतिपल प्रतिक्षण बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं और पूर्व में घटित हो चुकी हैं। इन अतीत में घटित होने वाली घटनाओं, इन घटनाओं का क्रमिक वर्णन। इन घटनाओं का कैसा वर्णन? क्रमिक वर्णन। अब क्रमिक वर्णन का यहां तात्पर्य क्या है भाई? जनरली अगर मान लो हम मुगल वंश पढ़ते हैं, अब मुगल वंश में सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? बाबर को पढ़ेंगे। बाबर के बाद फिर किसको पढ़ेंगे? हुमायूं को पढ़ेंगे। हुमायूं के बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा तो किसको पढ़ेंगे? अकबर को पढ़ेंगे। अकबर के बाद बात करेंगे तो उनके पुत्र कौन? जहांगीर की बात करेंगे। अब ये तो हुआ भाई एक सही क्रम, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। लेकिन मैं उल्टा पहले अकबर को पढ़ा दूं, बाद में हुमायूं को पढ़ा दूं, उसके बाद बाबर, उसके बाद जहांगीर, तो ये क्या क्रमिक वर्णन हुआ? नहीं हुआ बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं अतीत में घटित होने वाली कैसी घटनाएं? अतीत में घटित होने वाली विशेष घटनाएं। कैसी घटनाएं? एक और शब्द यहां मैं ऐड कर देता हूं, विशेष घटनाएं। मैंने कहा कि प्रतिपल प्रतिक्षण बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन सभी की बात नहीं कर रहे हम, कुछ स्पेशल घटनाओं की बात कर रहे हैं। और उन स्पेशल घटनाओं का भी कैसा वर्णन? सिस्टमेटिकली वर्णन। सिस्टमेटिकली वर्णन मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ठीक है, ऐसा नहीं कि उल्टा सुल्टा, कभी हुमायूं, कभी अकबर, कभी बाबर, कभी जहांगीर। ठीक है, तो अतीत में घटित होने वाली या पूर्व में घटित होने वाली, हासित होने वाली या घटित होने वाली विशेष घटनाओं का क्रमिक वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। समझ में आया भाई? इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ है अतीत में या पूर्व में घटित होने वाली विशेष घटनाओं का क्रमिक वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, दूसरा हम देखो, ये जो शब्द है इसको अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री जो शब्द है बेसिकली ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। और एक शब्द है ग्रीक भाषा का हिस्टोरिका। ठीक है भाई, देखो ये जो शब्द है, इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गढ़ना। गढ़ना या बुनना। ग्रीक भाषा का ये शब्द हिस्ट्री जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गढ़ना या बुनना। किसको गढ़ना, किसको बुनना? अतीत में घटित होने वाली विशेष घटनाओं को एक सिस्टमेटिकली क्रम में गढ़ना, एक सिस्टमेटिकली क्रम में बुनना, वो क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। तो हिस्ट्री शब्द की बात हुई और साथ में इतिहास शब्द की बात हुई, तो दोनों शब्द समझ में आए भाई। मैंने कहा अतीत में घटित होने वाली विशेष घटनाओं का क्रमिक वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, और दूसरा मैंने हिस्ट्री की बात की। हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गढ़ना या बुनना, मतलब घटित होने वाली विशेष घटनाओं को एक सिस्टमेटिक क्रम में बुनना हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो ये तो कौन से शब्द की बात हुई? इतिहास शब्द की बात हुई। देखो अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले इतिहास को लिखने का जो काम किया गया, मैंने कहा इस सिस्टमेटिकली क्रम में इतिहास को लिखने का जो कार्य किया गया वो हेरोडोटस के द्वारा किया गया। हम बात करते हैं विश्व में सर्वप्रथम
इतिहास को क्रमिक रूप से हेरोडोटस द्वारा अपनी पुस्तक हिस्टोरिका विश्व में सर्वप्रथम इतिहास को क्रमिक रूप से हेरोडोटस द्वारा अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में लिखा गया। ठीक है भाई, इसलिए विश्व के इतिहास के पितामह कहलाते हैं हेरोडोटस। तो मैं कह सकता हूं विश्व के इतिहास के पितामह, विश्व के इतिहास के पितामह कौन कहलाते हैं? हेरोडोटस कहलाते हैं। हेरोडोटस ने क्या लिखा? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी और विश्व में सबसे पहले इतिहास को सिस्टमेटिकली क्रम में लिखने का प्रयास किया। ठीक है, इसलिए हेरोडोटस जो है वो विश्व के इतिहास के पितामह कहलाते हैं। उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूं भाई भारत के इतिहास के पितामह, भारत के इतिहास के पितामह कौन कहलाते हैं? वेद व्यास कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? वेद व्यास। और वेद व्यास ने जो ग्रंथ लिखा वो कौन सा ग्रंथ था? महाभारत। तो वेद व्यास को कहा जाता है क्या? वेद व्यास को कहा जाता है भारत के इतिहास का पितामह। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास का पितामह। राजस्थान के इतिहास का पितामह, इतिहास का पितामह। देखो, राजस्थान का इतिहास सिस्टमेटिकली क्रम से जो लिखा गया, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। महाणोत नैन्सी की हम बात करते हैं, उन्होंने भी सबसे पहले प्रयास किया लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। अगर देखा जाए राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में तो एक सिस्टमेटिकली जो इतिहास लिखा गया वो लिखा गया मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड जो है 1817-18 में सैक संधियों के तहत कहां आए? राजस्थान आए और उनको मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया। मेवाड़ में आकर के उन्होंने यहां देखा कि भाई यहां तो लोग, यहां जो शासन किया है राजा महाराजाओं ने, उनका इतिहास तो बड़ा शानदार रहा है। तो उनको राजा महाराजाओं की कहानियां सुनकर बड़ा अच्छा लगता था। तो उसने तलाश की कि भाई कोई लिखित रूप में कोई दस्तावेज नहीं है क्या, एक सिस्टमेटिकली दस्तावेज नहीं है क्या सभी राजा महाराजाओं के बारे में, ताकि मैं इतिहास को पूर्ण रूप से समझ सकूं, पढ़ सकूं। तो ऐसा कोई लिखित सही क्रमिक दस्तावेज नहीं था जो एक सिस्टमेटिकली वे में यहां लिखा गया हो, क्योंकि इससे पहले किसी भी रियासत के या हम कहें कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा प्रयास नहीं किया गया। प्रयास तो किया गया लेकिन जो जिस रियासत में जो शासक था उसके दरबार में जो दरबारी विद्वान थे वो केवल उस रियासत का इतिहास लिखते थे। संपूर्ण राजपुताने का इतिहास लिखने का प्रयास किसी के द्वारा नहीं किया गया, एक सिस्टमेटिकली प्रयास किसी के द्वारा नहीं किया गया। यह कार्य किया गया किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के इतिहास के पितामह कहलाते हैं कौन? कर्नल जेम्स टोड। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी। बेसिकली हम जानते हैं, मैंने कहा 1817-18 में ये राजपुताना आए, राजस्थान आए। ठीक है, 1822 ईस्वी में लंदन चले गए। जब ये लंदन गए तो बहुत सारे, तब तक इन्होंने बहुत सारे साक्ष्य और स्रोत क्या कर लिए थे? इकट्ठे कर लिए थे। इन सारे साक्ष्य और स्रोतों को इकट्ठा करने के बाद इनको वापस लंदन भेज दिया गया। जब ये लंदन जा रहे थे तो सारे साक्ष्य और स्रोत उठाकर कहां ले गए? लंदन लेकर चले गए। लंदन में इन्होंने 7 वर्ष तक इन साक्ष्य और स्रोतों का गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के पश्चात 1829 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक निकल के आई। 1829 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ। पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी का एक और नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न
राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, इसी का नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में राजस्थान के इतिहास का एक सिस्टमेटिकली वर्णन किया गया, संपूर्ण राजपूताने का एक एकीकृत इतिहास लिखा गया। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। इसलिए कर्नल जेम्स टोड जो है, इन्हें कहा जाता है राजस्थान के इतिहास का पितामह। तो राजस्थान के इतिहास के पितामह कौन कहलाते हैं? कर्नल जेम्स टोड। तो ये तो इतिहास शब्द और इतिहास के पितामह की बात हुई। अब मैं बात करता हूं, यहां एक शब्द और है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था, पहली लाइन लिखी थी राजस्थान का इतिहास, ये लिखा था भाई हमने। अब ये शब्द तो हमने देख लिया है, अब हम इस शब्द की ओर बात कर लेते हैं आपसे। कौन सा शब्द है? राजस्थान शब्द की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं राजस्थान शब्द की उत्पत्ति। राजस्थान शब्द की उत्पत्ति। देखो, राजस्थान शब्द की जब उत्पत्ति की मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले राजस्थान के इस भूभाग को, राजस्थान का जो ये पूरा भूभाग है, इस राजस्थान के इस भूभाग को सबसे पहले वाल्मीकि द्वारा, चूंकि बहुत ज्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र था, इसलिए वाल्मीकि ने सबसे पहले इस भूभाग को मरुकांतर प्रदेश की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? मरुकांतर प्रदेश। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं वाल्मीकि द्वारा वर्तमान राजस्थान के इस भूभाग को, वर्तमान राजस्थान के इस भूभाग को मरुकांतर प्रदेश की संज्ञा दी गई। मरुकांतर प्रदेश की संज्ञा दी गई। तो सबसे पहले वाल्मीकि के द्वारा दिया गया नाम क्या था? वो था मरुकांतर प्रदेश। क्या था? मरुकांतर प्रदेश। आगे चलकर फिर मैं बात करता हूं, देखो इस भूभाग पर बेसिकली राजा महाराजाओं का शासन था। ठीक है, राजा महाराजाओं का शासन होने के कारण ही आगे चलकर ये नाम जो निकल के आएगा राजस्थान, ये वहीं से निकल के आएगा। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं, तो राजस्थान शब्द का लिखित प्रमाण सबसे पहले कहां से मिला? तो नेक्स्ट में अगली लाइन की अगर यहां बात करता हूं, वो लाइन है राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण, सर्वप्रथम लिखित प्रमाण विक्रम संवत 682 के बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख से राजस्थानियादित्य, राजस्थानियादित्य। देखो यहां स्पेशली ऐसा शब्द नहीं मिला, राजस्थान शब्द नहीं मिला, यहां शब्द मिला राजस्थानियादित्य। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित जो प्रमाण मिला वो विक्रम संवत 682 के बसंतगढ़ शिलालेख से राजस्थानियादित्य के रूप में प्राप्त हुआ। तो पहला लिखित प्रमाण राजस्थानियादित्य के रूप में कहां से प्राप्त हुआ? विक्रम संवत 682 के बसंतगढ़ शिलालेख से प्राप्त हुआ। यह शिलालेख है कहां? वर्तमान में यह शिलालेख सिरोही में शीमल माता का मंदिर, शीमल माता या खीमल माता के मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है। एक लाइन और कह सकता हूं, वर्तमान में यह शिलालेख, वर्तमान में यह शिलालेख सिरोही में शीमल माता ऑब्लिक खीमल माता के मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है। तो अभी देखिए हमें राजस्थानियादित्य शब्द मिला है, राजस्थान शब्द अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है।
उसके बाद देखो आगे मैं बात करता हूं 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में आयरलैंड के एक अंग्रेज अधिकारी हुए। आयरलैंड के एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। आयरलैंड के इस अंग्रेज अधिकारी ने 1800 ईस्वी में इस वर्तमान राजस्थान के इस भूभाग को सबसे पहले राजपुताना जो नाम दिया गया वो आयरलैंड के अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज थॉमस द्वारा दिया गया 1800 ईस्वी में। तो आगे मैं बात करता हूं 1800 ईस्वी में आयरलैंड के अंग्रेज अधिकारी, आयरलैंड के अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज थॉमस, आयरलैंड के अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भूभाग को सर्वप्रथम राजपुताना नाम दिया, राजपुताना नाम दिया। तो आपसे पूछा जाए भाई सबसे पहले राजपुताना नाम किसने दिया, तो हम कह सकते हैं आयरलैंड के अंग्रेज अधिकारी कौन, जॉर्ज थॉमस थे। उन्होंने 1800 ईस्वी में इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपुताना नाम दे दिया था। इस बात का कैसे पता लगा भाई सबसे पहले इसको, इस भूभाग को राजपुताना नाम दिया था, जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग को राजपुताना नाम दिया, इस बात का कैसे पता लगा? ठीक है, इसका पता हम यहां से करते हैं। 1805 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस जो है इसके ऊपर या इसकी जीवनी के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई। पुस्तक लिखने वाले थे विलियम फ्रैंकलिन। कौन थे? विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के ऊपर एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। और उस पुस्तक में इस बात का जिक्र किया कि भाई इस भूभाग के लिए तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना नाम दे दिया था। तो हम बात कर रहे हैं 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन द्वारा रचित पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में इसका उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख हुआ भाई? इसमें यह उल्लेख किया गया कि भाई देखो इस भूभाग के लिए तो सबसे पहले 1800 ईस्वी में किसने, जॉर्ज थॉमस ने कौन सा शब्द दे दिया था? राजपुताना शब्द दे दिया था। इसका जिक्र हुआ 1805 ईस्वी की विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक कौन सी, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में। ठीक है, आगे चलकर देखो फिर हम बात करते हैं किसकी, कर्नल जेम्स टॉड। 1829 ईस्वी में किसकी बात करते हैं? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, उस पुस्तक का प्रकाशन 1829 ईस्वी में हुआ। 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक का नाम हम पहले लिख चुके हैं, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अपनी पुस्तक में इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्दों का प्रयोग किया। राजस्थान शब्दों का प्रयोग किया। तो सबसे पहले राजस्थान शब्दों का प्रयोग किया। तो आपसे पूछा जाए भाई सबसे पहले राजस्थान नाम किसने दिया, तो कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था। राजपुताना नाम किसने दिया, जॉर्ज थॉमस ने दिया था। मरुकांतर प्रदेश किसने कहा, वाल्मीकि ने कहा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले
राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे? कर्नल जेम्स टोड, जिसको राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलकर फिर हम बात करते हैं भाई संवैधानिक तौर पर इस भूभाग को राजस्थान नाम कब मिला? तो संवैधानिक तौर पर इस भूभाग को नेक्स्ट में बात करता हूं 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक तौर पर इस भूभाग को राजस्थान नाम दिया गया। राजस्थान नाम दिया गया। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से देखो दोनों शब्द देखे हमने, इतिहास शब्द की भी बात की है और राजस्थान शब्द की भी आपसे बात की है। अब हमें यहां एक बात और समझना जरूरी है, अभी हमने इतिहास शुरू नहीं किया प्रॉपर रूप से, यहां एक बात और समझना जरूरी है, वो है विभिन्न समतों के बारे में। समतों में हम देखते हैं विक्रम संवत, क्योंकि हम लिखेंगे ईसा पूर्व, ठीक है, तो फिर गड़बड़ होगी, फिर हम समझ नहीं पाएंगे प्रॉपर चीजों को। तो नेक्स्ट में आपसे बात कर रहा हूं राजस्थान, या हम ये कहें कि प्रमुख संवत। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? प्रमुख संवत, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट में बात कर रहा हूं प्रमुख संवतों के बारे में। इनको भी जानना इतिहास को पढ़ने से पहले बहुत जरूरी है। प्रमुख संवतों की बात अगर मैं आपसे करता हूं तो देखिए, अभी फिलहाल अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं ईस्वी के बारे में। किसके बारे में? ईस्वी। और ईस्वी जो है एक से हम चले और अब वर्तमान में चल रहे हैं 2021। ठीक है भाई, ये तो हुई किसकी बात? ईस्वी की बात। ईस्वी के बाद जब मैं यहां करता हूं तो ईस्वी की शुरुआत जो हुई यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में। यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में जर्मनी के शासक चार्ल्स तृतीय द्वारा शुरू। ठीक है भाई, ये तो हुआ क्या? ईस्वी संवत की शुरुआत कब हुई भाई? हमने मान लिया यहां से शुरुआत हुई, कितना? 2021 तक चल चुके हैं हम। किसने की? यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में जर्मनी के शासक चार्ल्स तृतीय द्वारा की गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अगला जो संवत है हमारा वो है, अगला जो मैं संवत आपसे बात करता हूं वो है विक्रम संवत। कौन सा है? देखो ये ईस्वी है। ठीक है, ईस्वी से पहले अब मैं बात कर रहा हूं कौन सा संवत? विक्रम संवत। विक्रम संवत जो है इसकी शुरुआत ईस्वी से 57 वर्ष पहले हुई। कितने वर्ष पहले? 57 वर्ष पहले। ईस्वी से 57 वर्ष पहले की अगर मैं बात करता हूं, ईस्वी से कितने वर्ष? 57 वर्ष पहले ईस्वी संवत की शुरुआत हुई। ठीक है, और किसने की? उज्जैन के शासक विक्रमादित्य। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य, बेसिकली इनके द्वारा किसकी शुरुआत की गई? विक्रम संवत की शुरुआत की गई। कब की गई? यीशु मसीह के जन्म से, मतलब ईस्वी से कितने वर्ष पहले? 57 वर्ष पहले। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूं भाई वर्तमान में विक्रम संवत क्या चल रहा है? मैं आपसे पूछता हूं कि भाई वर्तमान में विक्रम संवत क्या चल रहा है? तो सीधी सी बात है भाई, यहां से यहां तक आने में कितने वर्ष लगेंगे? 57। और यहां से यहां तक जाने में कितने वर्ष लगेंगे? 2000, यहां लिख देता हूं मैं इधर 2021। यहां से यहां तक 57 और यहां से यहां तक 2021, तो टोटल कितना हुआ? 2021 में 57 जोड़ेंगे हम तो 2078। ठीक है भाई, तो वर्तमान में विक्रम संवत क्या चल रहा है? ठीक है, तो विक्रम संवत हम कैसे निकालेंगे भाई? 57 वर्ष भाई, इसका एक यहां से शुरू हुआ, अब यहां से यहां तक आने में 57 वर्ष लगे, यहां से यहां तक जाने में 2021 लगे, तो टोटल 2078। तो वर्तमान में विक्रम संवत क्या चल रहा है? 2078 चल रहा है, ऐसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद ये विक्रम संवत हुआ। उसके बाद अगला जो संवत है
अगला संवत बात करते हैं हम शक संवत। कौन सा संवत? शक संवत। शक संवत। ईसवी के 78 वर्ष गुजर जाने के पश्चात, कितने वर्ष? ईसवी के कितने वर्षों की बात कर रहा हूं मैं? 78 वर्षों की। यहां से यहां तक कितने वर्षों की बात कर रहा हूं? 78 वर्ष गुजर जाने के पश्चात फिर शुरुआत हुई कौन से संवत की? शक संवत की। और इसकी शुरुआत करने वाले थे कुषाण शासक कनिष्क द्वारा। कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई। कब की गई? ईसवी के 78 वर्ष पश्चात की गई। ठीक है भाई। अब मैं आपसे पूछूं भाई, शक संवत का एक तो यहां से शुरू होगा, ठीक है, और यहां से यहां तक मैं आपसे पूछूं कि भाई वर्तमान में शक संवत क्या चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? 2021 में से 78 घटा देंगे। 2021 में से कितना घटा दें? 78 कम कर दें। तो 11 में से 8 गए तो 3, और 11 में से 7 गए तो 4, 1943। ठीक है भाई, कितना आया निकल के? 1943। तो वर्तमान में शक संवत क्या चल रहा है? 1943 चल रहा है। समझ में आया भाई? शक संवत 1943, विक्रम संवत 2078 और ईस्वी 2021। यहां से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? वर्तमान में शक संवत चल रहा है, मान लो 2040 चल रहा है, तो फिर विक्रम संवत क्या चलेगा? इसके अलावा शक संवत क्या होगा, ईस्वी क्या होगा? तो ऐसे करके पूछा जाए भाई वर्तमान में 2080 विक्रम संवत चल रहा है, तो फिर शक संवत क्या चल रहा होगा? तो ऐसे करके क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं। तो देखो, शक संवत से अगर विक्रम संवत पूछा जाए तो शक संवत में पहले 78 जोड़ दो तो ईस्वी पे पहुंच जाएंगे, और ईस्वी में फिर 57 जोड़ दो तो विक्रम संवत पे पहुंच जाएंगे। और विक्रम संवत से शक संवत पूछा जाए तो भाई कितना घटाएंगे? पहले 57 घटाइए, फिर कितना घटाएंगे? 78 घटाएंगे। तो ऐसे करके यहां शक संवत से विक्रम संवत, विक्रम संवत से शक संवत वगैरह हम निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में एक बार पूछा गया। ठीक है, उसके बाद देखो एक संवत और हम यहां देखते हैं, और वो संवत है हमारा हिजरी संवत। कौन सा संवत? हिजरी संवत। हिजरी संवत जो है इसकी शुरुआत 622 ईस्वी को हुई। 622 ईस्वी मतलब 622 वर्ष गुजर जाने के बाद फिर शुरुआत हुई कौन सी संवत की? हिजरी संवत की। क्यों हुई? पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा के उपलक्ष्य में किसकी शुरुआत की गई? हिजरी संवत की शुरुआत की गई। अब आपसे पूछा जाए कि भाई वर्तमान में हिजरी संवत क्या चल रहा होगा, तो आप क्या करेंगे? सीधा 2021 में से 622 घटा देंगे। 2021 में से क्या कर देंगे? 622 घटा देंगे। घटाएंगे तो देखो 11 में से 2 गए तो 9, और 11 में से 2 गए तो फिर 9, और यहां 9 में से 1399। तो यहां हिजरी संवत क्या आना चाहिए था? 1399 आना चाहिए था, लेकिन 1399 नहीं आता है। अब क्यों नहीं आता है? ये क्योंकि बाकी में तो हमने घटाकर आंसर निकाल लिया, लेकिन यहां हम घटाकर आंसर नहीं निकाल सकते। तो यहां 1399 क्यों नहीं आता है? यहां एक फर्क है दोनों में। देखो, विक्रम संवत, ईस्वी और शक संवत, इन तीनों के तीनों संवतों में वर्ष की जो अवधि है, वर्ष की अवधि का तात्पर्य वर्ष में टोटल दिनों से है। वर्ष की जो अवधि है तीनों के तीनों संवतों में कितने दिन की है? 365 से ही 1/4 दिन की है। समझ में आया भाई? कौन कौन से? विक्रम संवत की बात कर लूं, ईस्वी की बात कर लूं और शक संवत, तीनों की बात करता हूं, तो यहां वर्ष की जो अवधि है वो 365 से 1/4 दिन की है। लेकिन हिजरी संवत में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहां वर्ष जो है 354/355 दिन का होता है। समझ में आया भाई? तो यहां 354/355 दिन और यहां 365 दिन। तो नेचुरल सी बात है, सीधा घटाने से आंसर यहां नहीं आएगा, क्योंकि प्रति वर्ष 10 दिन का डिफरेंस इन संवतों में और हिजरी संवत में आता है, और वो 10 दिन का डिफरेंस बहुत लंबा समय जब हो जाता है तो बहुत कई सालों में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम हिजरी संवत जो है उसकी बात यहां सीधा घटाकर आंसर हम नहीं निकाल सकते। ठीक है भाई? अब कैसे निकालेंगे? तो देखो 1399 टोटल वर्ष का डिफरेंस और प्रति वर्ष 10 दिन का डिफरेंस होता है। ठीक है, 1399 इंटू 10 करेंगे और उसमें 365 का भाग देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी वर्ष आएंगे उन वर्षों को 1399 में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। भाई प्रति वर्ष 10 दिन का डिफरेंस है, तो 1399 वर्षों में 1399 इंटू 10
और एक वर्ष 365 दिन में होता है, 365 का भाग लगाएंगे, जो भी वर्ष आएंगे उन वर्षों को 1399 में जोड़ देंगे, तो उसके बाद लगभग हमारा 1441-42 के आसपास आएगा, तो वो होगा हमारा कौन सा संवत, हिजरी संवत। तो देखो अब मैं समय ऐसे लिखूंगा, देखो यहां मैंने इसलिए बताया इन सारी चीजों को, मैं लिखूंगा 500 ईसा पूर्व, क्या लिखूंगा, 500 ईसा पूर्व। इसका मतलब यह है ईस्वी से कितने वर्ष पहले की बात कर रहा हूं मैं, 500 ईसा पूर्व। मैं देखो ऐसे टाइम लिखूंगा 500 ईसा पूर्व, मैं ऐसे लिखूंगा देखो 2500 से 500 ईसा पूर्व, ऐसे लिखूंगा, उल्टा लिखूंगा। आप ये कहेंगे सर 500 से 2500 ईसा पूर्व क्यों नहीं लिखा, ये 2500 से 500 क्यों लिखा, तो भाई देखिए पहले यहां से हम चलते हुए आएंगे, यहां मान लीजिएगा 2500 है, ठीक है, तो उसके बाद 2000 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, क्योंकि हमको तो अतीत से कहां आना है, वर्तमान में आना है, तो पहले 2500 आएगा, 2500 2000 1000, उसके बाद फिर तभी तो आएगा 500, यहां आएगा क्या 500, तो हम लिखेंगे 2500 से 500 ईसा पूर्व, क्योंकि ये यीशु मसीह के जन्म से पहले है। तो यीशु मसीह के जन्म से पहले का जो समय है वो हमेशा उल्टा चलते हैं, ठीक है, और जैसे ही ईस्वी पे आ जाते तो फिर हम सीधा हो जाते हैं, पहली सदी, दूसरी, तीसरी, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2020, समझ में आया भाई। तो यीशु मसीह के जन्म से मतलब ईस्वी से पहले का जो समय है उसको हम लिखते हैं ईसा पूर्व, और वो हमेशा उल्टा लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, अतीत से वर्तमान में आने के लिए भाई 2500 वर्ष पहले, यीशु मसीह के जन्म से कितने वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, वहां से इतिहास पढ़ते पढ़ते आए फिर 500 वर्ष पहले, 500, 200, 300, फिर हम आए एक पर, और एक से चलकर 2021 तक गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं राजस्थान में प्रमुख इतिहास को पढ़ने से पहले हमने प्रमुख संवतों के बारे में आपसे यहाँ डिस्कस किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी, ठीक है, इसको पढ़ने के और समझने के बाद ही हम नेक्स्ट क्लास में या प्रॉपर रूप से इतिहास की शुरुआत कर पाते हैं।